बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हम लोग देख रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में हमने दो पार्ट देखा था, पहला कंप्लीट सॉल्ट का, दूसरा इनकम्प्लीट सॉल्ट का। और उसमें कंप्लीट सॉल्ट को हम लोग स्टडी कर रहे थे। कंप्लीट सॉल्ट में भी दो हिस्सा था, एक था मोनोप्रोटिक का, दूसरा था पॉलीप्रोटिक का। और पॉलीप्रोटिक में 4 केस था, 4 में से 3 हमने पिछले क्लास में देख लिया था। 4 में से 3, जिसमें पहला था सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों मोनोप्रोटिक। दूसरा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों मोनोप्रोटिक। तीसरा था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वो भी दोनों मोनोप्रोटिक। और लास्ट केस एस पार्ट है ना, कंप्लीट सॉल्ट में मोनोप्रोटिक वाले का एस, यानी चौथा पार्ट, कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड एंड मोनोप्रोटिक वीक बेस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बता सकते हो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एक ऐसा सॉल्ट लो यहाँ पे जो वीक एसिड और वीक बेस का हो। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हम ले रहे हैं CH3COONH4, है ना। कैसे बना है ये बना है CH3COOH और NH4OH के रिएक्शन से। ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो बनाया CH3COONH4 और H2O। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया। CH3COOH जो कि एक वीक एसिड है, सपोज करो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है, और NH4OH चाहे अमोनिया जो कि एक बेस है वीक बेस, उसका सपोज करो K भी दिया हुआ है। तो वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन करने से ये सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट का हमने सोल्यूशन लिया जिसका कंसंट्रेशन C मोलर है। और हमें इसका सारा केस डिस्कस करना है और ये पता करना है कि pH क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते थे हम, इसको तोड़ते थे। तो इसको वाटर में जैसे ही ऐड करोगे, शुरू कर रहे हैं यहाँ से, समझना अच्छे से, CH3COONH4। देखो बच्चों, इसमें जो डेरिवेशन होकर आएगा, जो डेरिवेशन है वो समझ लो एक बार, लास्ट में जो इक्वेशन आएगा उसको रट जाना। जब कभी भी वीक एसिड वीक बेस का तुमको सवाल दिखा, वो इक्वेशन डायरेक्ट लगाना, अलग से कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसके पहले का जो 2 केस था वो थोड़ा सा समझने का था। पुराना वाला वीक एसिड वीक बेस की तरह से था, जहाँ पे K और K भी नहीं दिया हुआ था, हम लोग कंजुगेट के सहारे निकाले थे पिछले क्लास में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो CH3COONH4 को जब वाटर में ऐड करोगे तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? अपने आयंस में ब्रेक कर गया। एक बना CH3COO- और दूसरा आएगा NH4+ एक्वस। ये दिया हुआ था C मोलर। कुछ देर के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरी तरह से खत्म हो गया तो ये बनेगा कितना? ये भी आ जाएगा C मोलर और ये भी आ जाएगा C मोलर। ये दोनों का दोनों वीक एसिड और वीक बेस का कंजुगेट है, यानी इन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग का रहता तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन ये दोनों वीक का है, इस वजह से इन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। तो पहले CH3COO- का करा दो। CH3COO-, इसका रिएक्शन जब वाटर से कराओगे H2O लिक्विड के साथ, तो पानी से H+ छीनेगा ये। अगर पानी से H+ छीनेगा तो क्या बनाएगा? CH3COOH बनाएगा बच्चों, प्लस। जैसे ही H+ छीना, यहाँ बच गया कौन? OH- बच गया। OH- आया, इट मीन्स कि जो हमारा कंपाउंड पानी में डाला गया था वो एक बेस है, और अगर ये बेस है तो इसका Kb एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख रहे हैं Kb ऑफ CH3COO- बराबर KW/, इसका Kb दिया हुआ नहीं है, लेकिन CH3 Kb जो दिया हुआ है वो NH4OH का दिया हुआ है, इस कंपाउंड का Kb नहीं दिया है। लेकिन इस कंपाउंड के कंजुगेट का हमें K दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? KW/Ka। किसका K? CH3COOH का। बिल्कुल उसी प्रकार से NH4+ का भी जब तुम कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो NH4+ वाटर से रिएक्शन करेगा, बिकॉज किस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर से OH- छीनेगा। अगर OH- छीनेगा तो बना देगा NH4OH एक्वस। OH- छीना, बना दिया NH4OH, और H+ जो था वो यहाँ से रिलीज होकर, है ना, सोल्यूशन में रिलीज हुआ, तो सोल्यूशन एसिडिक हो गया। इट मीन्स कि NH4+ एक एसिड है। अगर NH4+ एक एसिड है तो हम लिख सकते हैं Ka ऑफ NH4+ बराबर KW/Ka। इसका भी K नहीं दिया, लेकिन इसका कंजुगेट NH4+ का NH4OH है और उसका Kb दिया हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे? KW/Kb। किसका Kb? NH4OH का। ठीक है बच्चों, अब देखिए CH3COO- जो है वो सोल्यूशन में OH- आयन को रिलीज किया, और NH4+ जो है वो सोल्यूशन में H+ आयन को रिलीज किया।
तो ये H+ और OH- आयन तुरंत आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा वाटर। ये तुरंत यहाँ पे पानी बनाना शुरू कर दिया। H+ और OH- कंबाइन होकर पानी बना रहा है। याद करो सेकंड क्लास हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का, जब हमने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात की थी, जिसमें आया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वहाँ पे हमने जब H2O को ब्रेक किया था H+ और OH- में, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw था। और यहाँ पे उसी रिएक्शन का हम उल्टा देख रहे हैं, H+ और OH- रिएक्शन करके H2O बना रहा है। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Kw हो जाएगा, Kw का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट था CH3COONH4। और ये जब हाइड्रोलिसिस में गया तो ये तीनों का तीनों रिएक्शन हुआ। तो नेट रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम तीनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमें इस सॉल्ट के नेट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आ जाएगा। तो ऐड करो, क्या आ जाएगा, CH3COO- CH3COO- प्लस ये हो गया NH4 प्लस जोड़। अब देखो बच्चों, ये H+ और ये H+ कैंसिल हो गया, ये OH- और ये OH- कैंसिल हो गया। और यहाँ 2 मॉलिक्यूल H2O का है, राइट साइड में 1 मॉलिक्यूल H2O का है। तो एक H2O कैंसिल कर देगा तो बचेगा H2O, बस एक H2O लिक्विड बचा। H+ और OH- कैंसिल हो चुका है। तो RHS में क्या बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये दोनों बस बचेगा। तो हम इसको लिख दे रहे हैं CH3COOH प्लस NH4OH। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, CH3COO- और NH4 प्लस, पानी आयोनाइज होकर अपना H+ दे दे रहा है CH3COO- को और बना दिया CH3COOH, और जो OH- है वो दे दिया अमोनियम आयन को और बना दिया NH4OH। तो ये रिएक्शन कहलाता है इस सॉल्ट का ओवरऑल हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं KH के बराबर। KH को कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH क्या होगा, जब तुम एक से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तुम पढ़े हो केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से KH बराबर क्या आ जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा KW/K इंटू KW/Kb। और साथ में ध्यान रखना कि K और Kb हमारे सॉल्ट से जो आयन मिला उन आयंस के कंजुगेट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उन आयंस का नहीं है, कंजुगेट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये याद रखना, K और Kb। और क्या आया, KW/K इंटू KW/Kb इंटू 1/KW, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1/KW। KW से KW कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, KW/Ka इंटू Kb। कहने का मतलब ये जो हमारा रिएक्शन है इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH जो है वो बराबर आ गया KW/K इंटू Kb के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉज करके ये सारा नोट कर लो पहले, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, है ना, ऊपर से मिटाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और इसी से आगे हम लोग को अभी और कुछ समझाना है। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। देखो हमारा सॉल्ट था CH3COONH4, C मोलर लिए थे, और उसके आयोनाइज होने से जो आयंस आया था वो C मोलर आया था। तो ये अपना CH3COO- जो है ये भी C मोलर है, ये भी C मोलर है। ध्यान देना, ये रिएक्शन एक्चुअल है जो कि हो रहा है। दिक्कत बस ये है कि जब ये दोनों होता है और H+ और OH- बनाता है तो ये दोनों फर्दर रिएक्शन करके आगे चला जा रहा है। इस वजह से यहाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आएगा। और जब हम तीनों को ऐड कर दिए तो हमें हाइड्रोलिसिस का नेट रिएक्शन मिल गया, जहाँ पे KH बराबर कितना आया, KW/K इंटू Kb। तो यहाँ ऊपर में हम लिख दे रहे हैं KH बराबर KW/Ka इंटू Kb। यहाँ तक हमारा आ चुका है। ये हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, इसको याद रखना। जब भी तुमसे केवल KH पूछ देगा तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन हम लोग यहाँ क्या समझना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब CH3COO- प्रोडक्ट में जाएगा तो जो टूटेगा यहाँ से, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका होगा, इन दोनों रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, या डिफरेंट होगा। इस पे हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो अगर K और Kb सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ना, कहने का मतलब CH3COOH का K और NH4OH का Kb अगर सेम है, जो कि सेम होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा एसिड दे दिया, दूसरा बेस दे दिया, हम लोग तो जनरल केस पढ़ रहे हैं, तो जनरल केस में K और Kb का वैल्यू सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो पहले हम सेम लेकर चल रहे हैं। अगर K और Kb का वैल्यू सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, और अगर दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा एसिड बेस दिया है जिसका K और Kb सेम नहीं है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग हो गया।
अब मेरा सवाल ये है कि उस केस में क्या दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्ट सेम होगा या अलग अलग होगा या ऑलमोस्ट सेम होगा? तो हमारा आंसर होगा कि उस केस में भी सेम होगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होगा बल्कि ऑलमोस्ट सेम होगा। कहने का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही आता है। इट मीन्स कि मैथमेटिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे डिस्कशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम हो चाहे अलग हो। लेकिन अगर थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिया तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि अगर के और के बी का वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम दे दिया, एग्जैक्ट सेम, तो तुम बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बिल्कुल सेम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग अलग है, चाहे कितना भी अलग अलग हो, तो तुम ये बोलोगे कि इन दोनों का वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एग्जैक्ट सेम नहीं होगा बल्कि ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हमारा जो लास्ट का इक्वेशन आएगा उसका है, लेकिन फिर भी है ना, नॉलेज के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो पहला केस तो क्लियर है कि जब के और के भी ही सेम हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही सेम हो गया, तब तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम ही होगा, क्योंकि इनिशियल अमाउंट सेम है दोनों का, ये भी सी है और ये भी सी है। लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट होगा, अब समझना है इसको, जब ये दोनों डिफरेंट होगा, तो जब ये दोनों डिफरेंट होगा बच्चों, तो मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग है, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, अलग अलग है, अच्छा खासा अलग अलग है फिलहाल। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग है तो मान लो प्रोडक्ट बना पहले वाले केस में 0.01 0.01 और ये बना 0.04 और ये बना 0.04, मान लो ऐसे अलग अलग बना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग है। अब क्या होगा, ये H+ और OH- तुरंत रिएक्शन करके बना देगा पानी। अगर H+ और OH- तुरंत रिएक्शन करके बनाएगा पानी, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/kW यानी 10⁻+14 है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बताए थे कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम बताए थे कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही हाई हो जाए, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही हाई हो जाए तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये दोनों बनेगा, ये दोनों फिर से रिएक्शन करके भाग जाएगा फॉरवर्ड में, और जैसे ही फॉरवर्ड में भागेगा ये दोनों का दोनों रिमूव हो गया, और ये दोनों रिमूव हो गया तो यहाँ से फिर से टूट कर जाएगा फॉरवर्ड में, फिर जाएगा, फिर रिएक्शन करेगा, फिर बना देगा पानी, फिर ये फॉरवर्ड भागेगा। ऐसा होते 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 क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही हाई है, तो ये दोनों रिएक्शन अच्छा खासा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन अच्छा खासा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन अच्छा खासा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो एक्सटेंट है ये सेम होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो एक्सटेंट है वो सेम होगा। सेम होने का रीज़न ये है कि एक H+ एक OH- रिएक्शन करता है, यानी कि ये दोनों का दोनों जो रिमूव हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में रिमूव हो रहा है। तो अगर ये इक्वल अमाउंट में रिमूव होगा तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराने के लिए ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में ही ये बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सपोज करो ये भी फर्दर प्रोडक्ट में गया और ये 100 बन गया, और ये और 100 टूट गया, 100 टूट गया तो ये भी 100 इसमें ऐड हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, तो ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा। तो देखो सिचुएशन क्या हुआ, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 हो गया, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 हो गया, क्योंकि शुरुआत में वैल्यू बहुत ही कम था। तो इन दोनों के बहुत ही खतरनाक तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण शुरू में इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग था, लेकिन H+ और OH- के सेम एक्सटेंट में रिएक्शन करने की वजह से इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओवरऑल जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ये रीज़न होता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे क्या ये दोनों भी सेम हो जाएगा, तो नहीं, ये दोनों सेम नहीं होगा। रीज़न, ये दोनों बनता तो है लेकिन बनते के साथ साथ खत्म भी तो हो जाता है, यानी इन दोनों का वैल्यू अभी भी ये कम ही रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे ये दोनों जो है CH3COOH का कंसंट्रेशन और NH4OH का कंसंट्रेशन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये बस दिमाग में रखो और इसको भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको ही मिटा देते हैं। अब करें क्या, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा जाए, C में से क्या टूटेगा, C∝1 टूटा, लेकिन अभी हम बताए थे कि दोनों का डिसोसिएशन जो है ऑलमोस्ट सेम है। अगर ऑलमोस्ट सेम है तो इसको भी अल्फा ले लेते हैं, इसको भी अल्फा, तो यहाँ भी C में से C∝ टूटेगा, तो ये आ जाएगा C∝, ये आ जाएगा C∝। अगर हम यहाँ से एक्सप्रेशन लिखें तो आ जाएगा KH बराबर KW बाई
के इंटू के बी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई एल एच एस में आ जाएगा सी माइनस सी अल्फा इंटू सी माइनस सी अल्फा, यानी आ जाएगा सी माइनस सी अल्फा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो तो क्या आ गया सी स्क्वायर, और नीचे से भी सी कॉमन होकर कट गया, तो बचा क्या ऊपर में अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर के एच, और के एच का वैल्यू पुट कर दो के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी आया था, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन सा सॉल्ट था CH3COO NH4, चाहे कोई दूसरा सॉल्ट दिया हुआ है तो उसका भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तुमसे अगर पूछेगा क्या ये दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम होता है, तो तुम बोलोगे ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन तुमको बोल देगा कि के और के भी सेम है, तो तुम बोलोगे कि फिर एग्जैक्ट सेम होता है। तुमसे पूछेगा कि क्या ये दोनों जो है CH3COOH और NH4OH ये दोनों सेम होता है, तो तुम बोलोगे सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तुमसे पूछेगा एग्जैक्ट सेम कब होगा, तो तुम्हारा फिर से वही रिप्लाई होगा के और के बी अगर सेम हो जाएगा तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, है ना। जेई के बच्चों अच्छे से इसको दिमाग में रखना, बहुत ही अच्छे से जेई एडवांस में कॉन्सेप्चुअल सवाल में ये चीज़ जो है पूछ सकता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये भी नोट कर लेना, ये लास्ट का लाइन इसके पहले लिखा हुआ नहीं था, ये लास्ट का लाइन नोट कर लेना, उसके बाद ऊपर से इसको नोट करो पॉज करके। ये 3 लाइन मिटाते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो निकल गया, लेकिन हमें पीएच भी तो निकालना है, और पीएच तब निकलेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए ये जो हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन में लिखा था आयंस का, उसमें से तुम कोई भी रिएक्शन लिख लो, है ना। तो हम अगर H+ निकालना है तो जिसमें H+ रिलीज हो रहा था वही रिएक्शन लिख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन था वो NH4+ वाला रिएक्शन था। कॉपी में जो नोट किए हो देख लेना, रिएक्शन अभी मिट चुका है। NH4+ रिएक्शन किया था H2O लिक्विड से और बनाता है NH4OH जोड़ H+। हमें पता करना है कि H+ कितना आएगा इक्विलिब्रियम पे। इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं भी H+ मौजूद नहीं है। तो तुम बोलोगे इसको लेना सही है क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर तुम्हारा सवाल कि CH3COO माइनस वाला लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, बस उसमें OH माइनस से तुमको H+ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, H+ बराबर लिखना होगा KW बाई कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, लेकिन यहाँ H+ पहले से है तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो इक्विलिब्रियम पे NH4+, तो NH4+ इक्विलिब्रियम पे कितना है, C माइनस C अल्फा है, लिख दिया यहाँ पे C माइनस C अल्फा। H2O प्योर लिक्विड है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। NH4OH, तो NH4OH कितना था इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा था। सेम रिएक्शन, सेम कंटेनर, सेम सॉल्यूशन, तो जो डेटा है वो भी सेम रहेगा। और ये H+ हमें नहीं पता, ये हमको निकालना था। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ रहा था, तो देखो H+ निकला है, तो हम लिखेंगे Ka, किसका K, NH4+ का, और ये बराबर किसके होगा, KW बाई KB के। KB किसका, तो बेस का यानी NH4OH का, और ये बराबर कितना आ रहा है, वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4+। सबका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा KW बाई KB बराबर NH4OH कितना है, C अल्फा इंटू H+ को H+ ही छोड़ दो, H+ डिवाइडेड बाई NH4+, यहाँ से पुट कर दो C माइनस C अल्फा। अब देखो तो बच्चों नीचे वाला मिटा रहे हैं हम, वैसे भी नोट कर लियो इसको। अब देखो तो यहाँ से C कॉमन होकर C से कट जाएगा, तो बचेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हम चाहे तो यहाँ से पुट कर सकते हैं। जैसी वैल्यू पुट करोगे वैसे ही तुम्हारा H+ निकल के चला आएगा, और अगर H+ निकल गया तो आपका पीएच भी आ जाएगा। वैल्यू पुट किया जाए, ये क्या बन जाएगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, तो H+ बराबर क्या आएगा, कंसनट्रेशन ऑफ H+ बराबर KW बाई KB, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा अगर दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटू अंडर रूट K इंटू KB डिवाइडेड बाई KW। अब देखिए तो अंडर रूट KW से KW, अंडर रूट KW बार में कट गया, अंडर रूट KB से नीचे का KB अंडर रूट KB बार में कट गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट KW इंटू K डिवाइडेड बाई
के भी आ जाएगा। ये तुम्हारा H प्लस निकल के चला आया, और अगर H प्लस आ गया तो पीएच भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर आ गया अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के डिवाइडेड बाई के बी। याद कर लेना इसको, दो फार्मूला तुम रटे रहना, एक ये अल्फा वाला, दूसरा ये फार्मूला H प्लस का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के डिवाइडेड बाई के बी। यहाँ से अगर तुम माइनस लॉग लेते हो तो अगर माइनस लॉग H प्लस लोगे, माइनस लॉग H प्लस, तो दूसरे साइड भी माइनस लॉग आएगा, ये रूट जो है वो आगे आ जाएगा, तो हाफ को आगे ले लो, अंदर में क्या आएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस लॉग के बी आएगा, क्योंकि के बी डिवीजन में है। अब माइनस लॉग H प्लस को आप लिख सकते हो पी एच इज इक्वल टू हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के, ये बन जाएगा पी के, और प्लस लॉग के बी जो है वो बन जाएगा माइनस पी के बी। ये आपका फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट ही था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों रटे रहना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक अल्फा का इक्वेशन रटे रहना, और ये पीएच वाला पक्के से रटे रहना, ठीक है। वीडियो पॉज करके पूरा नोट करो। तो बच्चों अब तक हमने ये दो इक्वेशन पढ़ा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी। अब देखो तो इस इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, यानी कि हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी रहे, वो के डब्ल्यू के और के पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा पीएच जो है वो भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब सोल्यूशन में अगर हम पानी वगैरह मिला दें थोड़ा बहुत मात्रा में, कंसंट्रेशन अगर थोड़ा बहुत से चेंज कर जाए, तो भी हमारे पीएच पे चाहे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में देखोगे कि ऐसे सोल्यूशन को भी हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं, और एक प्रकार का बफर सोल्यूशन ये वाला केस भी होता है। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो भी एक प्रकार का बफर सोल्यूशन होता है, ये आप आगे देखोगे, ठीक है। फिलहाल हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, केस 1, ये पीएच का इक्वेशन है। केस 1, मान लो कि जिस एसिड बेस से हमारा सॉल्ट बना था उस एसिड का के का वैल्यू बेस के के बी के वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर के बड़ा है के बी से, तो आगे अगर तुम माइनस लॉग लगा दोगे तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम माइनस लॉग लगाओगे, माइनस लॉग के, और यहाँ हमने कर दिया माइनस लॉग के बी, तो इनइक्वलिटी उल्टा हो गया। और हम माइनस लॉग के को लिख सकते हैं पी के, ये छोटा हो जाएगा पी के बी से। देखना आप ध्यान से, अगर पी के छोटा है पी के बी से, अगर ये पी के बी से छोटा है, तो तुम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो। इट मीन्स कि पी के माइनस पी के बी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कोई नंबर होगा। और 25 डिग्री सी पे पी के डब्ल्यू 14 होता है। इट मीन्स कि 14 में से तुम कुछ घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, यानी 14 से छोटा होगा। और अगर तुम उसको हाफ कर दोगे तो 7 से छोटा आ जाएगा। कहने का मतलब इस केस में पीएच जो है वो 7 से छोटा आ रहा है। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है। अगर के बड़ा है यानी कि एसिड डोमिनेटिंग है, अगर एसिड डोमिनेटिंग है तो वैसा सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होगा, और अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो पीएच जो है 7 से छोटा आएगा। कहने का मतलब जो हमारा सोल्यूशन आया, जैसे इसके पहले पी केस जो था उसमें न्यूट्रल सोल्यूशन आया था फाइनली, क्यू और आर में एक बार एसिडिक आया था, एक बार बेसिक आया था। इसमें देखो क्या आया, जब के बड़ा होगा के बी से, तो इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन केस 2, अगर के हमारा छोटा हो गया के बी से, तो पी के बड़ा हो जाएगा पी के बी से। अगर पी के बड़ा हो गया पी के बी से, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी 14 में कुछ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद 2 से तुम डिवाइड कर रहे हो, तो 14 का आधा 7, ये रिजल्ट जो होगा वो 7 से बड़ा होगा 25 डिग्री सी पे। तो हम बोल सकते हैं पीएच 7 से बड़ा आ रहा है। और अगर पीएच 7 से बड़ा आएगा, इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। कहने का मतलब वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, चाहे न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि के बी से बड़ा है या के बी से छोटा है, या के ए जो है वो के बी के बराबर है, ठीक है। अगर के बी के बराबर होगा तो पी के बराबर होगा पी के बी के, और पी के ही बराबर होगा तो हमारा पी जो है वो देख लो, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो पी के डब्ल्यू 14/2, पी जो है एग्जैक्ट 7 आ गया 25 डिग्री सी पे। ध्यान देना सारा 25 डिग्री सी पे है, कुछ नहीं दिया रहता है तो मान के चलते हैं 25 डिग्री सी, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन आ जाएगा। सही है बच्चों। और क्या क्या होगा, दोनों जो आयन था उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो था इस वाले केस में, यानी कि अल्फा 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा 2 इसमें हो जाएगा, और CH3COOH जो है एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा NH4OH के इस वाले केस में। लेकिन इन दोनों केस में एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। अल्फा 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा 2 होगा,
और जो हमारा एनायन का कंसंट्रेशन था, एनायन हो गया CH3, एनायन का जो कंजुगेट था, सॉरी, जो हमारा इक्विलिब्रियम पे वीक एसिड का कंसंट्रेशन है, वो वीक बेस के कंसंट्रेशन के अप्रॉक्स में इक्वल होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। इस केस में भी वही होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 ऑलमोस्ट सेम होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। और जो हमारा एसिड है ना, वो इक्विलिब्रियम पे बेस के बराबर तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, अप्रॉक्स होगा। तुम बोलोगे कि यहाँ आपने नाम लिखा, यहाँ नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों का के भी सेम होता है, तो ये दोनों एग्जैक्ट हो जाएगा। और इन दोनों के अलावा कोई दूसरा एसिड और बेस दिया है तब जाकर सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि के और के भी डिफर कर जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको अच्छे से। देखो बच्चों, ये आसान सा कुछ सवाल देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि एक वीक एसिड HA है, उसका pK 4.8 है, एक वीक बेस BOH है, उसका pK भी 4.78 है। तो बोल रहा है कि एक सॉल्ट है, इन दोनों से बना हुआ BA, तो ये BA कैसा सॉल्ट हुआ? वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हुआ, तो उसका pH क्या होगा? तो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का pH का इक्वेशन अभी पढ़े हैं हम लोग, pH बराबर हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb। तो एकदम आसान सवाल हुआ। pKw कितना? 14, pK है, pK कितना दिया हुआ है? 4.8 माइनस 4.78 pKb। यहाँ से आराम से हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, तो अगले में कह रहा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का 0.1 मोलर सोल्यूशन में 50% के बराबर। अल्फा जो आया वो 50% आया, कब? जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो बोल रहा है कि अगर मोलैरिटी सॉल्यूशन का हम चेंज करके 0.2 कर दें तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस क्या होगा? तो हमारा आंसर है कि सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा का इक्वेशन क्या था? अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बराबर था √KW अपॉन K इंटू KB। तो इस पूरे इक्वेशन में तो कंसंट्रेशन कहीं है ही नहीं, तो अगर तुम कंसंट्रेशन को चेंज भी करते हो तो KW, K और KB जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा ये इक्वेशन नहीं चेंज होगा, और इक्वेशन चेंज नहीं होगा ना ही इन तीनों का वैल्यू चेंज होगा, तो अल्फा का जो रिजल्ट है वो भी सेम ही आएगा जो कि पहले आया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों बहुत ही आसान सवाल था, नोट करो इसको। हाँ देखो बच्चों, ये लास्ट का कुछ सवाल करते हैं, है ना। क्वेश्चंस पॉज करके पहले नोट कर लेना, हट जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लिए होगे। और देखो पहला, देखो पहला में कह रहा है कि कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी अल्फा पूछ रहा है और pH भी पूछ रहा है एक ऐसे सोल्यूशन का जो CH3COONH4 का है। तो अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस चाहिए तो आप लिखोगे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर √KW बाई K इंटू KB। वैल्यू पुट कर दो, KW क्या आएगा? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई K और KB दोनों सेम है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 लिख दीजिए, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 अपन 1.8 इंटू 10⁻5, और ये हो जाएगा 1/1.8 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, 10/18 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.556 इंटू 10⁻²। तो ये जो वैल्यू आया ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का आया, है ना। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? तुम्हें अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो फिर यहाँ से तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो बच्चों, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1/180 लिख दो इसको, 100 नीचे चला गया तो 180 हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 180 अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 181 अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 1/181, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.00556 के बराबर। ठीक है, ये अल्फा आ गया। अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.556% हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा उसी को 0.56% लिखा है। अब पूछ रहा है pH भी बताइए, तो pH बराबर क्या लिखोगे? हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb। तो देखो तो बच्चों K और K भी सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, और ये कट जाएगा, pKw 14/2 बराबर 7 आ जाएगा। अभी इसको समझाए भी थे कि अगर K K भी सेम होता है तो pH आपका 7 आ जाएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल पूछ रहा है वो हमने सॉल्व कर दिया,
खुद से भी कर लेना, पॉज करके नोट भी कर लो। फिर बताते हैं तुमको एक चीज़, अगर मान लो तुमसे इसी सवाल में पूछता है कि बताइए इक्विलिब्रियम पे CH3COOH का कंसंट्रेशन क्या है, ये अगर पूछ देता तो याद करो अभी जो हम डेरिवेशन किए थे उसमें CH3COOH इक्विलिब्रियम पे C अल्फा के बराबर आया था। C कितना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोलर और अल्फा हमने निकाला है 0.00556 के बराबर। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ से मोलरिटी में, चाहे गुना कर ही दो, है ना, इतना आ जाएगा। और इसको 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर -7 और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1.112 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये 1000 गुना से घट गया तो 1000 गुना से बढ़ जाएगा -4, इतना भी लिख सकते हैं, इतना मोलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर इक्विलिब्रियम पे ये पूछ दिया तो तुम इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। सीधे सीधे इसको C अल्फा लिखो, C का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू परसेंटेज वाला मत पुट करना, अल्फा का जो वैल्यू एग्जैक्ट आया था वो यहाँ पुट करना और यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, C अल्फा का वैल्यू निकल के चला आया। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है कुछ एरर वगैरह हो तो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछ नहीं रहा है। निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। आ गया समझ में, नोट कर लो, फिर मिटाते हैं इसको। देखो बच्चों, ये दोनों सिंपली कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कह रहा है कि जब हाइड्रोलिसिस कराओगे सॉल्ट का, वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कौन सा करेक्ट है ये पता करना है। तो बोल रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस केटायन और एनायन का डिफरेंट होता है। गलत है ना, वैसे ये सही है, डिफर तो कर सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर मान लो कोई ऑप्शन मैच नहीं किया तो हम इसको सही कर सकते हैं। वैसे आगे हम पढ़ते हैं, आगे बोल रहा है हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। अगला बोल रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस केटायन एंड आयन का सेम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, सेम तभी होगा जब के और के भी सेम हो। अगला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहा है कि डिफरेंट तो होता है बट दे आर नेवर एज्यूम्ड सेम, उसको कभी भी हम सेम एज्यूम नहीं करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। अगला बोल रहा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस केटायन एंड आयन का डिफरेंट तो होता है बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर व्हेन दे आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, बोल रहा है कि डिफर तो करता है लेकिन दोनों का वैल्यू लगभग में सेम होता है, बहुत ही क्लोज होता है एक दूसरे के। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एकदम गलत है, ये भी एकदम गलत है। ये पार्शियली सही है कि अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग हम लेते थोड़े ना है। इक्विलिब्रियम पे जब हम अभी रिएक्शन लिख रहे थे तो हम लिए तो ऑलमोस्ट सेम थे। तो भले ही टेक्निकली ये लाइन सही है लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला देखो, अगले में कह रहा है ये दोनों सवाल एक साथ करने का है। बहुत सारा बच्चा एक सही करेगा तो दूसरा गलत करेगा, दूसरा सही करेगा तो पहला गलत करेगा। दूसरे में क्या कर रहा है कि अब देखो फिर से सॉल्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा था सॉल्ट और यहाँ एक स्पेसिफिक सॉल्ट लिया CH3COONH4 और इसका के और के भी दिया है कि सेम है। तो ये भी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, लेकिन ये वैसा सॉल्ट है जिसके कंजुगेट का के और के भी सेम है। तो इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? तो इसमें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्जैक्टली सेम होता है, अभी तुरंत बताए थे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा एक्जैक्टली सेम। स्लाइटली डिफरेंट गलत, कैंट से बिल्कुल कह सकते हैं। ये ऑप्शन बोलेंगे डिफरेंट बट ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंट बट ऑलमोस्ट सेम ये तब होता है जब के और के भी अलग अलग होता है। इस वाले केस में डिफरेंट ही नहीं है, दोनों का दोनों एक्जैक्टली सेम है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो इसको भी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। कंप्लीट सॉल्ट का मोनोप्रोटिक का जो 4 केस था वो हमने पढ़ लिया पूरी तरीके से। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट सॉल्ट में पॉलीप्रोटिक एसिड चाहे बेस का सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।